मूल अधिकार विषय पर मैं पूर्व में 3 वीडियो डाल चुका हूँ। पहला जो मूल अधिकार संबंधित जो वीडियो था उसमें हमने मूल अधिकार और अधिकारों में क्या फ़र्क है इसको जाना। फिर मूल अधिकारों का विकास भारत में किस रूप में आया 1895 में जो स्वराज्य विधेयक आया उसके माध्यम से प्रारंभिक इसकी मांग की गई और किस प्रकार मूल अधिकारों की मांग ने जोर पकड़ा, इसको भी हम पढ़ा। मूल अधिकार का विकास, उसके पश्चात मूल अधिकार क्या हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो प्रावधान है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 12 में हम राज्य की परिभाषा के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 13 में साफ लिखा गया है कि भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं चल सकता जो मूल अधिकारों से असंगत है, और यदि ऐसा कोई भी कानून है तो वो न्यायपालिका के द्वारा रद्द किया जा सकता है। पूर्व के जो वीडियो है उसमें हमने समानता के अधिकार के बारे में जाना। हम जानते हैं, पूर्व के वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा मूलतः जब भारत का जब संविधान बना उसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार हमें प्राप्त हुए, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो पूर्व में जो मूल अधिकार था उसे मूल अधिकारों से निकाल दिया गया, उसे अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया। चूंकि उसे मूल अधिकारों से निकाल दिया गया इसलिए संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है। अब हमारे पास केवल 6 मूल अधिकार हैं, जिनमें सबसे जो पहला अधिकार है, मूल अधिकार है, वह है समानता का अधिकार। तो जो समानता के अधिकार का जो प्रावधान है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इसकी चर्चा भी हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम इसको दोहरा देते हैं। अनुच्छेद 14 में स्पष्ट कहा गया है कानून के समक्ष समानता, अर्थात हम सभी लोग कानून की दृष्टि में बराबर हैं। इसमें 2 शब्दावली हैं, विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता है वो मैं ब्रिटेन से लिया गया प्रावधान है ये शब्दावली। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं है। दूसरी शब्दावली है कानून का समान संरक्षण, जिसे हमने अमेरिका से लिया है। इसका तात्पर्य है समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार। अनुच्छेद 15 में साफ कहा गया है राज्य किसी भी नागरिकों के साथ किसी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सभी दुकानें, सार्वजनिक होटल, मंदिर, कुआं, तालाब, पर्यटन स्थल सभी के लिए खुले हुए हैं। लेकिन 15(3) और 15(4) में स्पष्ट प्रावधान है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। और 15(5) बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, 93वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 16 सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता से जुड़ा हुआ है। राज्य के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं हैं, लोक सेवाएं हैं, उनमें नागरिकों के साथ कोई धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, रक्त संबंध, निवास स्थान या इनमें से किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन 16(4) में कहा गया है कि राज्य सेवाओं में SC, ST और OBC को उचित प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान कर सकता है यदि राज्य को यह प्रतीत हो कि इन वर्गों का सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये बहुत सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि राज्य केवल शैक्षिक अर्थात अकादमिक और सैन्य उपाधियों को ही प्रदान कर सकता है, इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार, इसका जो प्रावधान है वह है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। इसके अंतर्गत नागरिकों को निम्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। 19 के उपभाग बने हुए हैं, इसको भी विभाजित किया गया है। जैसे 19(1)(a) में हम बात करें तो यहाँ पर लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, मीडिया
की स्वतंत्रता शामिल है। इसके अलावा 19(1)(a) में ही सूचना का अधिकार की जो स्वतंत्रता है वो भी इसमें शामिल है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सूचना के अधिकार किस में निहित है, वो 19(1)(a) में है। 19(1)(b) में बिना हथियारों के शांतिपूर्ण रूप से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। अर्थात हम सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिना हथियारों के होना चाहिए। 19(1)(c) में संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है हमें। 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी संगठन बनाने का प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। 19(1)(d) में कहा गया है हम पूरे भारत के संपूर्ण क्षेत्र में मुक्त आवागमन कर सकते हैं। 19(1)(e) भारत के नागरिक को समूचे भाग में रहने और बस जाने की स्वतंत्रता देता है। 19(1)(f) में पूर्व में संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा यहां से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। 19(1)(g) भारत के नागरिकों को संपूर्ण जो देश है उसमें व्यापार व्यवसाय करने और जीविका के अधिकार की स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार भारत के नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, लेकिन ये स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। उदाहरण के लिए हम ये बात करें कि जो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रताएं मिली हुई है उसमें भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, न्यायपालिका की अवमानना, मानहानि और अपराध को बढ़ावा मिलने वाली कोई यदि स्थिति है तो इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार ये स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन युक्ति युक्त प्रतिबंधों के तले हैं। कुछ प्रतिबंध हैं, उनके अधीन ही हमें स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित यह अनुच्छेद है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो उस समय लागू हो। किसी व्यक्ति ने यदि इस समय अपराध किया है तो उसे पूर्व में भी जो कानून प्रचलित रहे हों, अस्तित्व में रहे हों, उनके अनुसार उसे दंडित नहीं किया जाएगा। जो कानून उस समय लागू है, जो सजा का प्रावधान, जो उसमें कानून में जो बातें हैं, जो प्रावधान है, उसके अनुसार ही उसे दंडित किया जाएगा। इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड का निषेध करता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है यह अनुच्छेद कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें साफ लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाए। किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया हो, चाहे कितनी ही गंभीर प्रकृति का क्यों ना हो, बाकायदा उसे अपना वकील करने की आजादी होगी, बाकायदा पूरी सुनवाइयां चलेंगी, और जब तक उसे दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक उसकी पूरी सुनवाई नहीं होगी, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है कि अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। तो जीवन का अधिकार वास्तव में बहुत विस्तृत अधिकार है। इसकी परिभाषा वो बहुत व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में जीवन के अधिकार को परिभाषित किया है। जेपी उन्नयन केस है जो 1993 में हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस जीवन के अधिकार में अच्छी शिक्षित जिंदगी और रोजगार युक्त जिंदगी शामिल है।
मेनका गांधी केस 1978 में आया, उसमें कहा गया कि अनुच्छेद 19 में जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार है और जो अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार है वो अंतर संबंधित है, आपस में मिले हुए हैं। इसीलिए न्यायपालिका ने कहा कि जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण रूप से जीवन का अधिकार शामिल है। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार ये जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। उसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना उनका अधिकार है। इस प्रकार जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का जो अधिकार है ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये जो प्रावधान है न केवल हमारे मूल अधिकारों में है अपितु इसका प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया है। और इसकी महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हुए इसका प्रावधान मूल कर्तव्यों में भी डाला गया है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने रूप से बंदी नहीं बनाया जा सकता। यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, बंदी बनाया जाता है, तो उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है इसको बारे में उसे बताना जरूरी होगा। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होती है तो 24 वर्किंग आवर्स, कार्यकारी घंटे, अवकाश के दिनों को छोड़कर 24 कार्यकारी जो घंटे वर्किंग आवर्स हैं उसके अंतर्गत उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पसंद का वकील करने का अधिकार होगा, उससे वो परामर्श कर सकता है वकील से। तो ये कुछ बातें हैं जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाए, निवारक निरोध का मतलब क्या है? जैसे कोई शत्रु देश का निवासी है या बहुत गंभीर प्रकृति का वो अपराधी है जिसके बारे में प्रशासन को ये लगे कि ये बहुत बड़ा अपराध कर सकता है, तो उस अपराधी द्वारा किसी भी अपराध को करने से पूर्व संदेह के आधार पर पूर्व में इसे गिरफ्तार कर लेना, इसे निवारक नजरबंदी भी कहा जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति, प्रशासन को यह लगे कि ये व्यक्ति पूर्व में इसका अपराध, गंभीर प्रकृति का अपराधी रहा है और ये भविष्य में अपराध कर सकता है, ऐसा डर है, तो उसे अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लेना। और शत्रु देश का कोई निवासी है, उसके बारे में संदेह है, तो उसे भी इसके अंतर्गत बंदी बनाया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे बोला जाता है निवारक निरोध। इसे निवारक नजरबंदी भी कहा जाता है। और यदि किसी भी व्यक्ति को इस निवारक निरोध अर्थात निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाए तो उसे बिना न्यायालय में पेश किए बगैर उसे 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। और यदि ये लगे कि और इसे लंबे समय तक रखना है गिरफ्तार करके, तो न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर ली जाए और उसके बाद और लंबे समय तक इसको गिरफ्तार रखा जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। निवारक निरोध से संबंधित कई बार प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। इस प्रकार अब हमारे 2 अधिकार हो चुके हैं मूल अधिकारों में। पहला हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। तो इन 2 मूल अधिकारों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन की जो लिंक है उसमें मैं मेरे मूल अधिकारों से संबंधित जो मेरे पूर्व के जो 3 वीडियो बनाए गए हैं उनकी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप उन वीडियो को भी इनके साथ साथ देख सकें और समझ सकें। भारतीय संविधान बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये न केवल सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड ईयर का पेपर है ये पॉलिटिकल साइंस का, अपितु ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका बहुत बड़ा आधार यही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय संविधान है।
कई बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से, सावधानी से, बारीकी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छे से पढ़िए। जो निरंतर जो मेरे वीडियो डाले गए हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के निर्माण के बारे में, संविधान के निर्माण के बारे में, प्रस्तावना के बारे में और ये मूल अधिकारों के बारे में, इनको अच्छे से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।